नमस्कार प्यारे साथियों। पिछले वीडियो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास का हम रिवीजन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने छायावाद काल को देखा था। हम आधुनिक काल का रिवीजन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं, छायावाद को किस आलोचक ने क्या कहा है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ हैं 4, उन कवियों के बारे में। तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं और छायावाद के जो प्रथम कवि भी कह सकते हैं हम, जिनकी रचना झरना को छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान था काशी। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सोंगनी साहू परिवार में हुआ था। अधिकांश विद्वानों द्वारा प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ज़्यादातर जो विद्वान हैं इन्होंने छायावाद, क्योंकि इनकी रचना जो झरना है उसको छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। इसी के चलते छायावाद के प्रवर्तक कवि भी जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। प्रसाद को झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद के काव्य में ऐतिहासिक विषयों के प्रयोग के कारण इन्हें पुरातन पंथी कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इनकी एक अन्यतम विशेषता है कि इनके जो काव्य है उसमें ऐतिहासिक विषयों को लिया गया है, इसलिए इनको पुरातन पंथी यानी पुराने रास्ते पे चलने वाला कवि भी कहा गया है। प्रसाद प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। आचार्य शुक्ल व नगेंद्र ने प्रसाद को मादकता व आनंद का कवि कहा है। प्रसाद ने 1909 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। यानी इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है इंदु। 1909 में इसका संपादन कार्य इन्होंने किया था। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी 1935 ईस्वी में लिखी गई, जो इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना है। ये रचना जयशंकर प्रसाद की अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कामायनी छायावाद की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस रचना को 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। इसके सर्गों के नाम हैं क्रम से चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य। पहले जो हमारे पाठ्यक्रम में चलता था वो इनका अंतिम सर्ग था आनंद, लेकिन अब शायद इनका श्रद्धा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो श्रद्धा सर्ग को तो आपको विशेष तौर से पढ़ना है। बाकी इन सभी सर्गों के नाम आपको याद ना हो तो भी कोई बात नहीं है, पहले का याद रख लेना। चिंता से शुरुआत होती है और आनंद के साथ हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव पूरा हो जाता है। तो चिंता और आनंद अंतिम और जो पहला है उसको आप याद रख सकते हो। कामायनी के कुछ प्रतीक विधान लिखे गए हैं यहाँ। इसमें कामायनी में जो नायक मनु है वो मन का प्रतीक है, नायिका श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, सह नायिका ईड़ा है बुद्धि का प्रतीक, और धवल वृषभ यानी जो सफेद बैल है वो धर्म का प्रतीक है, और कुमार मानवता का प्रतीक है। कामायनी में आदिपुरुष मनु व जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है। कामायनी का मूल प्रेरणा स्रोत सतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। यानी इनके लिखने का जो प्रेरणा का स्रोत था वो सतपथ ब्राह्मण से लिया था। कामायनी का आनंद सर्ग अंतिम व सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। इसमें प्रसाद का आनंदवादी दार्शनिक दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कामायनी की रचना का प्रमुख उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना था। कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश 1928 ईस्वी में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जिसके आधार पर इसकी रचना में लगा कुल समय 7 वर्ष माना जाता है। यानी 1928 से इसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ था और 35 में ये प्रकाशित हुई थी। कामायनी रचना के लिए प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। दिनकर ने लिखा है, इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आदि या उससे अधिक कविता मानता हूँ। ये दिनकर जी के विचार हैं कामायनी रचना के बारे में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास या नए युग का काव्य कहा है। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रेम पथिक।
यह रचना सर्वश्रेष्ठ 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। लेकिन 1913 ईस्वी में इसका खड़ी बोली में रूपांतरण कर दिया गया। विशेष है श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी और प्रेम पथिक रचना की विषय वस्तु में समानता मिलती है। श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी रचना थी और जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक रचना है, इनकी विषय वस्तु समान है। फिर इनकी अगली रचना है चित्राधार 1909 ईस्वी। इस रचना में प्रसाद द्वारा 1906 से 1909 के मध्य रचित कविताओं का संग्रह किया गया है जो ब्रज भाषा में है। इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम संस्करण में ब्रज और खड़ी बोली दोनों की कविताएं हैं। द्वितीय संस्करण में ब्रज भाषा की कविताएं हैं। अगली है करुणालय 1913 ईस्वी। ये रचना हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम गीति काव्य माना जाता है। ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति काव्य जयशंकर प्रसाद की रचना करुणालय मानी जाती है। फिर है कानन कुसुम 1913 ईस्वी। इस रचना में प्रसाद द्वारा रचित 1909 से 1913 के मध्य की कविताओं का संग्रह किया गया है। ये रचना प्रसाद द्वारा रचित खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है, क्योंकि ब्रज भाषा में भी लिखते थे ये, लेकिन खड़ी बोली अकेली खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह मानी जाती है कानन कुसुम। ये रचनाएं हिंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। महाराणा का महत्व अगली रचना है 1914 ईस्वी। इस रचना में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। ये एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। अगली रचना है झरना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1918 ईस्वी। ये रचना प्रसाद द्वारा रचित एक गीत संग्रह है। इस रचना को प्रथम छायावादी रचना माना जाता है। फिर है आंसू 1925 ईस्वी। दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में आया था इसका। इस रचना के द्वितीय संस्करण में प्रथम संस्करण से 64 पद अधिक है। यह एक स्मृति काव्य है। इसकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। ये इनकी आंसू रचना की एक पंक्ति है। अगली रचना है इनकी लहर 1933 ईस्वी। इस रचना में 1925 से 1933 के मध्य रचित कविताओं का संग्रह किया गया है। इस रचना में प्रेम और प्रेम, प्रकृति, रहस्य, करुणा इत्यादि से संबंधित रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ अन्य रचनाएं हैं, उर्वशी 1909 ईस्वी, चंपू काव्य है, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, नीरव प्रेम 1909, कल्पना सुख 1909, विदाई भी 1909 और विसर्जन भी 1909, अयोध्या का उद्धार 1909, शोकोच्छ्वास 1910 और बबरू वाहन 1911। ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। जन्म हुआ 1900 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1977 ईस्वी में। जन्म स्थान है कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त पंत। पंत को रावणानुज, रावण प्लस अरि प्लस अनुज कहा जाता है। रावण के दुश्मन कौन थे? राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, तो इस नाम से भी उनको जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कुछ छायावादी रचनाएं हैं, कुछ इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी। तो पहले इनकी छायावादी रचनाएं देखते हैं, जो 5 हैं। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। ये मैंने सूत्र बनाया था इसका, उग्र विपंगु। ऊ से उच्छ्वास, ग्रह से ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये 5 इनकी छायावादी रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद इनकी कुछ प्रगतिवादी रचनाएं हैं। युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी, ग्राम्या, ये 3 इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी कुछ रचनाएं हैं, सवर्ण दुली, सवर्ण किरण, युगांतर और युगपथ। फिर इनकी है नव मानवतावादी रचनाएं, रजत शिखर, अतिमा, वापी, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964, पतझर, अभिषेकिता, समाधिता, शशि की तरी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नव मानवतावादी। फिर भी पंत जी के बारे में कुछ विशेष है। पंत की प्रथम कविता 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा नाम से प्रकाशित हुई थी। पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर 1948 ईस्वी में खादी के फूल नामक कविता लिखी थी। पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की
भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत की जो रचना है पल्लव, उसको। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए प्राप्त हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और ये पुरस्कार सर्वप्रथम 1968 में मिला था पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए। पंत को कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पंत को लोकायतन रचना के लिए सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, साहित्य अकादमी किस पे मिला था और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार किस रचना पे मिला था, तो ये आपको याद करनी है अच्छे से। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। ये हमने पीछे पढ़ा था, छायावाद का प्रवर्तक किसने किसको माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि यानी प्रमुख कवि माना है। पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। सुंदर प्रकृति चित्रण के कारण पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। यानी प्रकृति का चित्रण इन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया है, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत का सर्वप्रिय छंद रोला माना जाता है। पंत ने 1938 ईस्वी में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी साहित्य में मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमानों की परंपरा डालने वाले प्रथम कवि पंत ही माने जाते हैं। मधुजवाल पंत की अनुदित रचना है। इस रचना को उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किया गया है। यानी इस रचना में मधुजवाल में जो उमर खयाम थे, इनकी रुबाइयों का अनुवाद किया गया है। पंत ने IIT संस्थान रुड़की के प्रमुख लोकगीत जयती जयती विद्या संस्थान का संपादन किया है। पंत की लोकायतन रचना इनके द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्यात्मक रचना में गांधी जी के जीवन का वर्णन किया गया है। लोकायतन जो इनकी रचना है उसमें गांधी जी के जीवन का वर्णन किया गया है। इस रचना को 2 खंडों में एवं 7 द्वारों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड का नाम है बाह्य प्रवेश और द्वितीय खंड का नाम है अंतस चैतन्य। इन्हें 2 खंडों में बांटा गया है इनकी लोकायतन रचना को। इनकी युगांत रचना काल क्रम की दृष्टि से छायावादी रचना है। इस रचना में छायावाद के अंत और प्रगतिवाद के उदय की घोषणा की गई है। इनकी युगवाणी रचना में प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा गया है। पंत की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल से कैसे उलझा दूं लोचन। ये इनकी वीणा रचना है जो है उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के बन में ज्वाल। ये इनकी गुंजन रचना की पंक्तियां हैं। हमें भाषा की नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। ये भी पंत जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके बाद आगे हमारे तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महत्वपूर्ण कवि हैं जो छायावाद के। इनका जन्म हुआ 1896 ईस्वी, 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म स्थान है महिषादल, बंगाल। इनका मूल नाम था सूर्य कुमार। इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। ये मैंने सूत्र बना रखा है अपगीतु। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। इनकी अन्य रचनाएं हैं सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में लिखी गई, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में, अणिमा, नए पत्ते, बेला, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, चतुरी चमार, रानी और कानी, राग विराग, गरम पकौड़ी और स्फटिक शिला। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तुलसीदास इनके द्वारा रचित श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है, जिसमें तुलसीदास के जीवन का वर्णन किया गया है।
इसीलिए ही तुलसीदास को निराला का प्रिय कवि माना जाता है। तुलसीदास जो रचना लिखी है इन्होंने प्रबंधात्मक एक रचना, उसके कारण ही निराला जी का जो प्रिय कवि है वो तुलसीदास माना जाता है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में रचित निराला की लंबी कविता मानी जाती है। ये कविता निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत करुण स्मृति में लिखी थी। ये रचना सर्वप्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। इस रचना में वात्सल्य और करुण रसों का सुंदर समन्वय किया गया है। राम की शक्ति पूजा 1936 ये निराला की लघु प्रबंधात्मक रचना है। ये रचना शक्ति काव्य, अनाहत जिजीविषा का या राष्ट्र चेतना काव्य से संबंधित है। ये रचना राग विराग संग्रह में सम्मिलित है। यानी इनकी राम की शक्ति पूजा जो है वो अनाहत जिजीविषा, यानी एक जीतने की जो इच्छा है उसको लेकर, या फिर राष्ट्र चेतना का काव्य माना जाते हैं। और इसकी ये रचना राग विराग संग्रह में संग्रहित है। ये रचना कृतिवासी रामायण यानी बंगला रामायण थी उस पर आधारित मानी जाती है। इनकी अगली रचना है कुकुरमुता। इस रचना में पूंजीपतियों का विरोध किया गया है। इस रचना में अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों की बहुलता है। निराला ने हिंदी और बांग्ला भाषा का एक तुलनात्मक व्याकरण लिखा था जो 1916 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निराला को छायावाद का रुद्र या महेश कहा जाता है। निराला को महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम गंगा प्रसाद पांडेय ने महाप्राण निराला नामक लेख लिखकर निराला को ये नाम दिया था। निराला छायावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इन तीनों वादों के ही पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। सर्वप्रथम छंदों से मुक्त रचना लिखने का प्रयास इन्होंने किया था, तो मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद को केंचुआ छंद या रबड़ छंद के नाम से भी जाना जाता है। निराला ने मतवाला और समन्वय नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। इनके मतवाला पत्र का मुख्य पृष्ठ पर लिखा वाक्य था, यानी मतवाला और समन्वय इनके 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जिनका संपादन इन्होंने किया था। इनका मतवाला पत्र जो है उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था, अमीय गरल शशि शिखर रवि कर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये इनकी जो मतवाला पत्र था उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था। निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित को इनकी प्रथम कविता माना जाता है, जिसमें निराला ने रोमांस की अभिव्यक्ति की है, यानी स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति की है। रामविलास शर्मा ने निराला द्वारा 1920 ईस्वी में रचित भारत माता की वंदना नामक कविता को निराला की प्रथम कविता स्वीकार किया गया है। वैसे तो निराला की प्रथम रचना जूही की कली ही मिलती है 1916 ईस्वी में, लेकिन अगर बात रामविलास शर्मा की आ जाए तो इन्होंने भारत माता की वंदना कविता को इनकी प्रथम कविता माना है। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा है। हिंदी साहित्य में निराला का जीवन सर्वाधिक दुखद एवं अभावग्रस्त माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा पकड़ कवि देखने को नहीं मिलता। यानी अक्खड़ का मतलब लिखने में जो बिल्कुल भी डरते नहीं थे किसी प्रकार का, हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे सच्चाई बोलने में। तो कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा फक्कड़, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, ऐसा कवि देखने को नहीं मिलता। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है निराला जी के बारे में। निराला अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला की रचनाएं में बुद्धि तत्वों की प्रधानता स्वीकार की है। बाहों की भिड़ंत ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख है जो बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में छपा था। इस लेख में सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है। तो ये हमने छायावाद के प्रमुख 3 कवि पढ़ लिए हैं, प्रसाद, पंत और निराला। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साथियों महादेवी वर्मा को और बाकी के जो कवि हैं छायावाद के उनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बाकी आप अपना रिवीजन करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए साथियों। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी इस बार जरूर। धन्यवाद।